नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं आपके लिए, ताकि सिखा सके आपको निवेश के गुर और ये बता सके कि निवेश करना क्यों जरूरी है। हर कदम पर मदद करने के लिए योर मनी मौजूद रहता है। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है, जानना चाहते हैं कब कहां कैसे शुरुआत करें या शुरुआत जो की है उसको बेहतर कैसे बनाएं, तो आप इस शो में आकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। #AskAwaz योर मनी इसे लिखिए, फेसबुक ट्विटर पर जाकर CNBC आवाज के हैंडल पर अपने सवाल लिख भेजिए। ईमेल भी कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। तो कई सारे तरीके हैं, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आज आपकी सभी सवालों को आंसर करने के लिए रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर रुंगटा, नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल लेंगे उससे पहले आज ESG फंड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो म्यूचुअल फंड्स में ESG स्कीम होती है, ये होती क्या है, क्या मायने हैं इसके, किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये स्कीम सूट करती है। तो प्लीज बताइए, क्या है ESG स्कीम की ABCD? वेल दीपाली, ESG और कुछ नहीं, बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है ये इसके लिए कि उन कंपनीज को जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं, जो सोशल, एक ई का मतलब है एनवायरमेंट हो गया, S का मतलब है सोशल और G का मतलब है गवर्नेंस, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कवर करता है। सो एसेंशियली क्या कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कंपनीज को इवैल्यूएट करते हैं इन बेसिस पे। सो मान लीजिए पहले तो आपने देख लिया कि कौन सी कंपनी है फाइनेंशियल सेंस बनता है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके वो नंबर्स देख के, बैलेंस शीट वगैरह देख के। फिर आता है उनको फिल्टर एक करते हैं कि मतलब ठीक है, हमें ये यूनिवर्स मिल गया है इन्वेस्टमेंट का, अब इसमें हम और फर्दर फिल्ट्रेशन करेंगे, हम उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं, जो उनका रिसोर्स प्लानिंग है, क्या वो एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए है, पोल्यूशन जितना वो क्रिएट करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल इनके जो पॉलिसीज हैं, क्या वो एनवायरमेंट को कॉन्शियस है, रिसाइकलिंग कैसे कर रहे हैं। तो उस मायने में एक फिल्टर लगाया जाता है और ये देखा जाता है कि ये कंपनी का स्कोर कैसे बनता है और वो एनवायरमेंट के लिए कितना फ्रेंडली है। एस मतलब सोशल, सोशल इन द सेंस वो पूरे एक सोशल एनवायरनमेंट को देखते हैं। आप देख लीजिए कि एक कंपनी है, उनके जो वेंडर्स हैं जिनसे वो मान लीजिए परचेसेस करते हैं या सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट है। दूसरा फिर आपके एम्प्लॉइज, उनको आप किस माहौल में रखते हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट डाइवर्सिटी कैसी है, कि आपने कैसी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज हैं, कैसे एक एम्प्लॉइज को खुश रखते हैं, उनके पे स्केल क्या है। और फिर होता है आपके कस्टमर, जो आपके ऑल स्टेक होल्डर्स, बेसिकली आपके पूरे सोशल एनवायरनमेंट को आप कितनी रिस्पॉन्सिबली मैनेज करते हैं, तो कस्टमर्स को, कंप्लेंट्स को कैसे रिड्रेस करते हैं, एक्सेट्रा। और तीसरा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये है कि आप अपनी जो कंपनी कितनी एथिकली चला रहे हैं, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्केल पे आपकी कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। सो बेसिकली हर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो अवेलेबल होती है, उनको फंड मैनेजर्स इवैल्यूएट करते हैं इन 3 फिल्टर्स के थ्रू। और ये माना जाता है कि अगर आप इन 3 पैरामीटर्स पे बहुत अच्छे खरे उतर रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करके इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। तो इन फंड का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि आप ESG फिल्टर के बेसिस पे आप इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो इन तीनों पैरामीटर्स पे हायर रेटिंग या हायर रैंकिंग होती है इनकी। ओके, चलिए, तो म्यूचुअल फंड्स के लिए ESG स्कीम्स क्या होती हैं और कौन सी कैटेगरी ऑफ कंपनीज होती हैं इन स्कीम्स में, वो तमाम बातें आपको बताई हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, स्टेबल इन्वेस्टर हैं, तो डेफिनेटली इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो ESG स्कीम के बारे में, तो आप अपने क्वेश्चंस में भेज सकते हैं। आमतौर पर यूजुअली ESG स्कीम्स की जो हम चर्चा कर भी रहे हैं, ज़्यादा अवेयर लोग नहीं होते हैं, तो इस कैटेगरी को, इस स्कीम को यूजुअली ऑप्ट नहीं करते हैं। बट जो अवेयर हैं उनके लिए तमाम बातें आपको बताई हैं मिस्टर रुंगटा ने। कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमें भेज सकते हैं। सवाल जवाब अब कर लेते हैं शुरू। हमारे साथ पहले कॉलर वरुण जैन गैंगटॉक सिक्किम से फोन लाइन पर मौजूद हैं। वरुण, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, मेरा ना 41,000 का पर मंथ के हिसाब से मैडम, मेरा कुछ 11 SIP चल रहा है। मैंने डिटेल SIP चल रही है। जी मैम। और मेरा करंट पोर्टफोलियो वैल्यू अभी 8 लाख रुपीस है। तो मुझे 2 करोड़ 1.5 करोड़ के लिए कितना इन्वेस्ट और करना होगा अगले 10 साल के लिए, और अगर कुछ चेंजेस करना है तो मुझे क्या क्या करना होगा SIP में चेंजेस। ठीक है, तो 41,000 के SIPs, करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है 8 लाख रुपीस, 10 ईयर्स में
1.5 करोड़ का टारगेट। अब मैं फटाफट से पहले इनके फंड्स बता देती हूँ मिस्टर रुंगटा आपको। कैनरा रोबोको इक्विटी हाइब्रिड फंड, कैनरा रोबोको ब्लू चिप, एक्सेस ब्लू चिप, इन तीनों में तो 4,000 रुपये महीना डाल रहे हैं ये। बाकी एक्सेस स्मॉल कैप, ICICI प्रू निफ्टी 50, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इनमें 3,000 ईच। 5,000 ही डाल रहे हैं ICICI प्रू टेक, कोटक स्मॉल कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप में, और 2,500 डाल रहे हैं मेरे एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप और SBI बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो फंड्स तो काफ़ी सारे रखे हुए इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, ऑलमोस्ट 10 फंड्स हैं। बताइए इनके फंड्स पर, 11 फंड्स हैं इनफैक्ट, क्या सजेशन है इनके पोर्टफोलियो पर, क्या ठीक करने की जरूरत है इसे, प्लस इनके गोल पर आपकी सलाह। ओके, तो दीपाली देखिए, इनका जो टारगेट है वो है कि 1.5 करोड़ इन्हें इकट्ठा करना है 10 साल में, और जो आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्लस जो इनके पास एग्जिस्टिंग कॉर्पस 8 लाख रुपए का है, अगर हम इन सबको अगर इवेल्युएट करें और करीबन 12% आसपास का रिटर्न अज्यूम करते हैं, तो 10 साल बाद इनके पास करीबन 1.2 करोड़ होता है, और इन्हें चाहिए 1.5 करोड़ रुपए। तो ऑब्वियसली इन्हें SIP बढ़ानी होगी, 41,000 से नहीं होगा, इन्हें इसे बढ़ाकर 54,000 करनी होगी, तब जाके अपने लक्ष्य के पास में आ पाएंगे। और जहां तक इनके पोर्टफोलियो का सवाल है, ऑफकोर्स जैसे ये खुद भी आई एम श्योर समझ रहे हैं कि 11 स्कीम्स इन्हें अपने पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है। आपने जब स्कीम के नाम लिए तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत डुप्लीकेशन है, और इवेंचुअली अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना, तो डिफरेंशियल ऑफ रिटर्न इतना ज्यादा आने नहीं वाला, तो इतनी 11 स्कीम देखे कोई मतलब नहीं है। इनके पोर्टफोलियो में इन्हें थोड़ा कंसोलिडेट करके दे दें। 6 स्कीम शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ जिसमें ये पूरा इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं, जो 41,000 आज की तारीख में कर रहे हैं, और आगे जाते हुए अगर इन्हें बढ़ाना भी तो इन 6 स्कीम्स में करेंगे काफी है। तो वरुण जी, आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से, आपकी एग्जिस्टिंग 11 स्कीम्स में से ही मैं 6 शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। वो है ICICI प्रू सेंसेक्स प्लान, इंडेक्स प्लान रादर, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें अमाउंट 8,000 रुपए कर दीजिए। पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 8,000 कर लीजिए। कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड में 9,500 रुपए। ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड, क्योंकि आप टेक सेक्टर फंड में कर रहे हैं तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसे 5,000 रखिए। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 2,500 रुपए, और कोटक स्मॉल कैप में 8,000 रुपए। बाकी के जो आपकी 5 स्कीम है उनमें से रिडीम कर सकते हैं आप, और इन्हीं 6 स्कीम में आप स्प्लिट करके इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि पोर्टफोलियो आगे जाते हुए कंसोलिडेट 6 स्कीम का ही रहेगा। ओके, तो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, बहुत इलैबोरेट तरीके से आपको समझा दिया है मिस्टर रुंगटा ने। 11 स्कीम्स की ज़रूरत नहीं है, 5 स्कीम से निकल जाइए, सिर्फ 6 स्कीम्स रखिए। आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी वो 6 स्कीम्स हैं। कितना अमाउंट किस फंड में डालना है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिस्टर रुंगटा ने तो मेंशन किया है, तो आप नोट कर लीजिए। 2,500 से लेकर 9,500 का एलोकेशन आपको करना होगा। 41 आप कर रहे हैं ऑलरेडी, 41,000 की SIPs, 54,000 की SIPs करेंगे तो अपने गोल को आसानी से हासिल कर सकेंगे। तो धीरे धीरे आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज कर दीजिए। आगे बढ़े हमारे साथ GR जाखर मौजूद है फोन लाइन पर। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है। चलिए, इन तक ऑडियो नहीं जा रही है, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इनके सवाल ले लेते हैं। और 11,000 की इनकी SIP चल रही है फिलहाल, और जो फिलहाल इनके SIP पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 3 लाख रुपए के आसपास है। 10 से 15% का एलोकेशन ये हर साल इंक्रीज भी कर रहे हैं। तो जानना चाहते हैं इन्हीं फंड्स में ये एलोकेशन इंक्रीज करें या कुछ नए फंड्स ऐड करें। रही बात एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की, तो एक्सेस ब्लू चिप 1,500 रुपए महीना, एक्सेस स्मॉल कैप में 2,500 रुपए महीना है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप में 2,500 पर मंथ, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 2,500 पर मंथ, और ICICI प्रू S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड में 2,000 पर मंथ। तो बताइए कैसा लगा इनका पोर्टफोलियो, क्या सजेशंस? एक ही सजेशन दूंगा, मतलब इसमें बहुत सारी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लार्ज कैप कैटेगरी में इनके पास एक एक्सेस ब्लू चिप और इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड दोनों है। तो लार्ज कैप में देखा गया कि इंडेक्स इज ऑब्वियसली बेटर, क्योंकि बहुत सारे एक्टिव फंड मैनेजर्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे, जो निफ्टी और सेंसेक्स उसे बीट नहीं कर पा रहे। तो मेरा सुझाव सब इतना सही रहेगा कि एक्सेस ब्लू चिप फंड में जो 1,500 कर रहे हैं वो बंद करके वो ICICI सेंसेक्स इंडेक्स फंड में बढ़ा के उसे 3,500 रुपए करें। और जहां तक सवाल है आगे जाते हुए अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 10 से 15% वो हर साल बढ़ाएंगे, तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में बढ़ा लेंगे तो काफी है फॉर द मोमेंट। आगे जाते हुए अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तब कोई स्कीम ऐड करने की सोचें तो ठीक है, बट एज ऑफ नाउ एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही बढ़ाएंगे तो काफी है। ओके, तो एग्जिस्टिंग स्कीम्स में ही आप एलोकेशन इंक्रीज कर सकते हैं। रही बात आपके फंड्स की, तो एक्सेस ब्लू चिप रहा, ICICI सेंसेक्स फंड है, यहाँ पर आप इंक्रीज कीजिए, यही सलाह है। तो यही आपको चेंजेस करने हैं, बाकी आप इन्वेस्टेड रहिए अपने पोर्टफोलियो में। ऋषभ शाह ने एक सवाल भेजा है पुणे से, हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड भी हैं। ऋषभ नमस्कार, बताइए क्या सवाल है।
जी मैडम, मेरे पास अदानी पावर के शेयर्स हैं 270 रुपीज पे 100, तो क्या करना चाहिए मैम? आप ऋषभ माफी चाहेंगे, हम म्यूचुअल फंड रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज माफी चाहेंगे, शो में नहीं ले पाएंगे आपकी। Okay, with respect to mutual funds, I have 9 mutual funds, and those are quant. Okay. Those are quant fund, then quant active fund है, फिर मेरे पास HDFC ULIP भी है, तो हर एक में मैम 5,000 आपके फंड्स की डिटेल्स है हमारे पास। ऋषभ, मुझे ये बताइए, आपने जो डिटेल्स हमें भेजी है उसके मुताबिक लगभग 9 म्यूचुअल फंड्स आपके पास है। मैं मेंशन कर देती हूँ और कुछ बदलाव हो तो आप सजेस्ट कीजिएगा। HDFC इंडेक्स, S&P सेंसेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, क्वांट टैक्स फंड, इनमें तो आप 5,000 ईच डाल रहे हैं। इसके अलावा क्वांट मल्टी एसेट, टाटा स्मॉल कैप, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, ICICI प्रू टेक, HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी फंड, यहाँ पर 1,000 ईच है। तो ये आपका पोर्टफोलियो है 25,000 रुपए महीने का। अब बताइए आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है, क्या गोल लेकर चल रहे हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स का क्या प्लान है? जी मैडम, मेरा गोल है 20 इयर्स के लिए आई हैव अ टारगेट ऑफ अचीविंग अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ रुपीस। तो क्या करना चाहिए मैम इसके लिए? ओके जी जी, एंड द करंट 4 करोड़ का टारगेट है और आप एडिशनल SIP भी करना चाहते हैं? जी जी जी, मैं इंक्रीमेंटली 10% एवरी ईयर हर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं मैम? और मेरा करंट म्यूचुअल फंड टोटल इन्वेस्टमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 रुपीज। ओके, तो 1.25 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू, 4 करोड़ का टारगेट 20 इयर्स में, 25,000 की एग्जिस्टिंग SIP। मिस्टर रुंगटा, फंड्स के नाम मैंने ऑलरेडी मेंशन किए, फंड्स तो काफी है इनके पोर्टफोलियो में, बताइए क्या सजेशन? देखिए दीपाली, अगर हम इनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट देखें, कॉर्पस एक्यूमुलेटेड देखें और ये फैक्ट्स तो देखें कि ये हर साल अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाले हैं, तो 20 साल के ऊपर इनका जो लक्ष्य है 4 करोड़ का, वो पूरा हो जाना चाहिए। सो आई डोंट थिंक उसमें दिक्कत आनी चाहिए। सिर्फ एक जो बॉटम लाइन है वो ये है कि अपना इन्वेस्टमेंट वो हर साल बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने अपने क्वेरी में लिखा था कि हर साल से 10,000 रुपया बढ़ाने वाले। तो आई थिंक अगर ये ऐसे बढ़ाते हैं तो अपना कॉर्पस कंफर्टेबली एक्यूमुलेट कर लेंगे। जहां तक इनके पोर्टफोलियो का सवाल है, इसमें नेचुरली जैसे हमने बाकी सब व्यूअर्स के लिए भी कहा है कि बहुत सारी स्कीम की इतनी जरूरत है नहीं, तो हम इसे अगर कंसोलिडेट करें, थोड़ा कम कर दें तो बेटर होगा। तो मैं इनके लिए एलोकेशन और स्कीम के नाम मैं बता दूं, तो HDFC इंडेक्स फंड जो इनके पास ऑलरेडी है वो कंटिन्यू करें, लेकिन उसमें एलोकेशन 7,000 कर दें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 7,000, PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 7,000, टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड में 7,000। ये मैं क्वांट मल्टी एसेट की जगह पे दूसरा मल्टी एसेट फंड दे रहा हूँ, विच इज टाटा मल्टी एसेट फंड। ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड जो इनका है वो कंटिन्यू करें 3,500, और कैनरा रिबेको स्मॉल कैप में 3,500 रुपए। सो ऐसे एलोकेशन इनके पास 6 स्कीम्स हो जाएंगी, और आगे जैसे वो बढ़ाना चाह रहे हैं SIP, तो एक चीज मैं आपको बता दूं ऋषभ कि आप नई स्कीम्स मत जोड़िएगा, इन्हीं 6 स्कीम्स में अपना एलोकेशन बढ़ाते रहिएगा। तो बहुत स्कीम्स रख के फायदा नहीं है। दिस विल गिव यू ऑल द डाइवर्सिफिकेशन यू वांट अक्रॉस ऑल मार्केट सेगमेंट्स। ओके, चलिए, तो आपका नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर मेंशन किया है मिस्टर रुंगटा ने कि क्या क्या बदलाव आपको कर रहे हैं। आपको ज़्यादा फंड्स रखने की ज़रूरत नहीं है, लगभग 6 फंड्स आप रखिए। HDFC इंडेक्स, S&P सेंसेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, PGIM इंडिया मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, ICICI प्रू टेक और कैनरा रिबेको स्मॉल कैप, सभी में 7,000 ईच डालिए और इन्वेस्टेड रहिए। अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। हाशु चंचलानी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हाशु, नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल? नमस्ते मैडम। हेलो, बताइए क्या सवाल है? मैडम मेरा 16,000 का SIP है, अलग अलग फंडों में मैंने आपको भेजा है डिटेल्स। ओके, और मेरा रिटायर्ड 65 इयर्स एज है, तो मेरा जो चॉइस ऑफ फंड्स है वो बराबर है क्या? वो उसके लिए जानकारी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा, तो अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है कितनी हाशु? हाँ, 5 लाख की वैल्यू है। 5 लाख की वैल्यू है, और शायद 1 करोड़ का टारगेट आप लेके चल रहे हैं 10 इयर्स में, राइट? यस। ओके,
तो फंड्स इनके मेंशन करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, डीएसपी फ्लेक्सी कैप, मेरेसेट इमर्जिंग, कोटक इमर्जिंग, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, एचडीएफसी फोकस 30, टाटा मल्टी एसेट। यहाँ पे 2000 ईच डाल रहे हैं। टोटल एसआईपी 16,000 की है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 5 लाख और 10 इयर्स में 1 करोड़ का टारगेट है। 64 इयर्स इनकी एज है। तो बताइए इनके पोर्टफोलियो पर सजेशन प्लस इनके गोल पर आपकी राय, या फिर एग्जिस्टिंग एसआईपी से कितना एक्यूमुलेशन ये कर सकेंगे? सो अगर हम ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स अगर हम 12% का अनुमान लगाए कि ये इनका रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न होगा ओवर 10 इयर्स, तो जो अक्यूमुलेटेड वैल्यू होगी करीबन 50 लाख होगी, और जहां इन्हें रिक्वायर्ड है वो है 1 करोड़ रुपए। तो मोस्ट सर्टेनली इन्हें अपने इन्वेस्टमेंट डबल करने होंगे अगर इन्हें ये पूरा टारगेट अचीव करना है। तो जहां तक हम पोर्टफोलियो की बात करें तो दीपाली वंस मोर 16,000 रुपए के लिए 8 स्कीम्स बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 4 स्कीम्स आप रखेंगे उससे अपना काम पूरा हो जाता है। जो आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, मार्केट डिफरेंस सेगमेंटेशन, फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन, ये सब चीज आपको 4,000 रुपए अगर एक स्कीम में भी लगाते हैं तो 4 स्कीम में करते हुए आपका काम पूरा हो जाता है। तो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से 4 स्कीम में शॉर्टलिस्ट करके दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत अलग अलग और वापस फोलियो नहीं खोलने, सिर्फ आपको एसआईपी अमाउंट चेंज करनी होगी। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पे 4,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 4,000, एचडीएफसी फोकस 30 में 4,000 एंड टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड में 4,000 रुपए। तो 16,000 इस तरह से कर लीजिए। बाकी की जो 4 स्कीम्स हैं उन्हें बंद कर दीजिए, पैसे रिडीम करिए और इन्हीं 4 स्कीम्स में आप उसे वापस तुरंत में री इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि आगे जाते हुए आपका पोर्टफोलियो कंसोलिडेटेड बेसिस पे चलता रहे। तो बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं, 16,000 के लिए सिर्फ 4 फंड्स रखिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एचडीएफसी फोकस 30 और टाटा मल्टी एसेट 4,000 ईच आप डालिए और आप इस एसआईपी से अपने 1 करोड़ का जो कॉर्पस है वो एक्यूमुलेट कर सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 5 लाख के आसपास है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और सवाल मिस्टर रुंगटा हमारे साथ बने हुए हैं, तो वापस आते हैं। अरे भेज दिया डैड ने यार, कहते जाओ। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे कोलगेट के बारे में। दरअसल ये रोज बरोज इस्तेमाल होने वाला कोलगेट एक्चुअल में एक मल्टीनेशनल प्रोडक्ट है। ये इंडियन कंपनी नहीं है और इसकी शुरुआत 200 साल पहले विलियम कोलगेट साहब ने की थी। दरअसल कोलगेट ने टूथपेस्ट कारोबार में जो फोरे है, यानी कि वो कारोबार की जो शुरुआत है, वो विलियम कोलगेट साहब के डिमाइस के 16 साल बाद शुरू की थी। उससे पहले 10 साल तक कोलगेट जो था वो परफ्यूम्स के कारोबार में था और परफ्यूम बेचने और बनाने के कामकाज के अंदर ये काफ़ी एग्रेसिवली कामकाज करता था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कोलगेट शुरुआती कारोबार में जो अपना टूथपेस्ट है वो कुछ जार्स के जरिए बेचता था, लेकिन वहाँ से लेके आज तक का सफ़र ऐसा है कि आज कोलगेट दुनिया भर में 40% मार्केट शेयर ओन करता है, यानी कि दुनिया की आधी आबादी करीब करीब कोलगेट के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में एक फैक्ट ये भी है, कोलगेट का कामकाज तो करीब 200 देशों में है, लेकिन कोलगेट महज 2 देशों में ही लिस्टेड है, जिसमें एक है यूएस और दूसरा है भारत। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए कोलगेट के लिए, साथ ही साथ कुछ और फैक्ट लेकर आगे भी हम आते रहें। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं अमारा राजा बैटरीज के बारे में। दरअसल इस कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरू हुआ था। दरअसल इस कंपनी का जो नाम है अमारा राजा, वो एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर लिया गया था। जहाँ पर कंपनी के जो जयदेव गाला साहब हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में उनकी माता जी का नाम था अमरावती और साथ साथ राजगोपाल नायडू, इन दोनों को मिला के कंपनी का नाम अमारा राजा बना है। बहुत सारे रोचक तथ्यों में से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश की हर तीसरी गाड़ी की बैटरी जो है वो अमर राजा बैटरी बनाती है, यानी कि हर तीसरी गाड़ी जो पावर्ड बाय है वो अमर राजा बैटरी है। साथ ही साथ सिंगापुर की हर दूसरी गाड़ी जो है वो पावर्ड बाय अमर राजा बैटरी है। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, एक देश का सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया टैंक अर्जुन टैंक, इसकी भी बैटरी अमर राजा की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाती है। और अमर राजा बैटरी का ना केवल ऑटोमोबाइल में कामकाज है, बल्कि रेलवेज, डिफेंस,
टेलीकॉम जैसे कई सारे और सेक्टर हैं जिसमें कंपनी का भी कामकाज है। तो कई सारे रडार्स के लिए भी कंपनी बैटरीज प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि देश का हर तीसरा टेलीकॉम टावर जिससे आप मोबाइल की कनेक्टिविटी पाते हैं, उन टेलीकॉम टावर की बैटरीज को भी अमर राजा बैटरी ही बैटरी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ अमर राजा बैटरी ना केवल गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, नेटवर्क्स के लिए, रेडार्स के लिए, टेलीकॉम के लिए, रेलवेज के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराता है, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी एक फैक्ट है कि अमर राजा बैटरी ताजमहल के लिए, अगर ताजमहल की जो बैटरीज हैं उनको भी अमर राजा बैटरी ही प्रोवाइड कराता है। ये वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक वंडर है जिसको अमर राजा बैटरी प्रोवाइड करता है, फिर पावर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ना केवल इतना, बल्कि प्रेसिडेंट हाउस को भी अमर राजा बैटरी की तरफ से ही बैटरीज प्रोवाइड की जाती हैं फॉर पावर बैकअप्स। तो ये एक और रोचक तथ्य है, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के साथ साथ कई सारी हिस्टोरिक और बड़ी बिल्डिंग्स के लिए भी जो बैटरीज या पावर बैकअप्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो अमर राजा बैटरी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये कंपनी बैटरीज के अंदर मौजूद है, पावर सर्विसेज के अंदर मौजूद है, टेलीकॉम, डिफेंस, रेलवेज, ऑटोमोबाइल के साथ। आप देख रहे हैं योर मनी, मिस्टर हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज के साथ। और क्वेरीज को आंसर करने के लिए अब अगले सवाल की ओर रुख कर लेते हैं। जो सवाल हमें मिला है वो अजात शत्रु का सवाल मिला है। 46 ईयर्स इनकी एज है, एग्जिस्टिंग एसआईपी इनकी 30,000 के आसपास की है। फंड्स में अगर बताऊं तो 3 ही फंड्स इन्होंने रखे हैं, अच्छी बात है। 30,000 के लिए सिर्फ 3 फंड्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप, क्वांट मिड कैप 10,000 ईच। 12 लाख एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 14 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट है। एक चीज अच्छी लगी इनके पोर्टफोलियो में मुझे कि 30,000 के लिए उन्होंने सिर्फ 3 फंड को चुना, तो शॉर्ट एंड क्रिस्प पोर्टफोलियो। बट क्वेश्चन इज कि क्या तीनों फंड सही हैं, इन्हीं के साथ स्टिक करें या नहीं। 12 लाख के पोर्टफोलियो वैल्यू के साथ क्या 2 करोड़ का टारगेट लाइकली है 14 ईयर्स में? तो ये सिपाली आपने सही कहा कि जो हम इतनी क्वेरीज देखे हैं जो 15, 16, 20,000 रुपए के लिए जो 8-10 स्कीम में कर रहे हैं, इन्होंने 30,000 रुपए के लिए 3 स्कीम रखी है। सो दैट्स आइडियल। इनफैक्ट बहुत काफी होता है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। और जो इनका टारगेट है कि अगर इन्हें जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू प्लस जो इन्वेस्टमेंट करें 14 साल तक, और 2 करोड़ का टारगेट है, मेरे हिसाब से कंफर्टेबली पूरा हो जाना चाहिए अगर हम 14% का अनुमान लगाते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न। एक चीज और, खाली एक ऑब्जर्वेशन, जो इनके पास एक फ्लेक्सी कैप है और लार्ज कैप है। तो सारे फ्लेक्सी कैप जो फंड्स जो है, इनका बायस आज की तारीख में लार्ज कैप की तरफ ही है। तो अगर ये लार्ज कैप रखना चाह रहे हैं अलग से, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये एक इंडेक्स फंड ले तो बेटर होगा, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया था कि लार्ज कैप अगर फंड है तो वो एक्टिव फंड्स हैव नॉट बीन, बहुत सारे फंड्स नहीं है जो इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। तो अगर ये इंडेक्स फंड में जाना चाहते हैं एक्सिस ब्लू चिप की जगह पे, तो आईसीआईसीआई प्रू बीएसई सेंसेक्स फंड एक ले सकते हैं। तो इनका पोर्टफोलियो एक पैसिव, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है वो एक्टिव लार्ज कैप कैटेगरी और बाकी का कैटेगरीज में भी इन्वेस्ट करता है, और तीसरा इनका मिड कैप एक क्वांट का इनके पास रहेगा। तो तीनों कैटेगरीज में इनके पास अपने अपने एक फंड हो जाएंगे। ओके चलिए, तो आपके फंड्स ठीक हैं। एक्सिस ब्लू चिप से एक आप निकल सकते हैं, उसकी जगह आप ऐड कर सकते हैं एसएसए प्रू सेंसेक्स इंडेक्स फंड को। 3 फंड्स के साथ ही स्टिक रहिए। 14% के आसपास का रिटर्न अगर मिला 14 ईयर्स में, तो 2 करोड़ का टारगेट आप आसानी से हासिल कर चुकेंगे। इन फ्यूचर अगर आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं तो आप लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप फंड्स ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो आगे के लिए भी आपको एक सेंस दिया गया है कि अगर आप एडिशन भी करना चाहें तो फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड आप और फर्दर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल आपको सेंसेक्स इंडेक्स फंड ऐड करने की सलाह दी गई है एक्सिस ब्लू चिप की जगह। चलिए अब बात करते हैं उन फंड्स की जो चुने हैं मिस्टर रुंगटा ने हमारे व्यूअर्स के लिए, और स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो मिस्टर रुंगटा की चॉइसेस आप नोट करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएशन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से इन्होंने फंड्स पिक किए हैं। बताइए मिस्टर रुंगटा, कौन से फंड्स चुने आपने? दीपाली, मैं इनका थोड़ा सा रैशनल भी दे दूंगा। तो टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको डेट और गोल्ड जो प्रेशियस मेटल्स है, कमोडिटीज है, उसका भी आपको एक्सपोजर से मिल जाएगा। जो छोटा एलोकेशन है, लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो में तीनों चीज, मल्टी एसेट एज अ वर्ड सेज। एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये एक लार्ज कैप है जिसमें आपको निफ्टी की 50 कंपनीज में इक्वल एलोकेशन होगा। तो एक अच्छा इंडेक्स क्वांट बेस्ड आपको लार्ज कैप फंड आ जाएगा। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, क्योंकि ये ऑफकोर्स एज अ वर्ड सेज फ्लेक्सी कैप है, जो मार्केट की कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, और इंटरनेशनल इक्विटी भी इनके पोर्टफोलियो में है। तो आपको इसी फंड में आपको एक इंटरनेशनल इक्विटी का एक्सपोजर भी मिल जाता है। कैनरा बैंक को इमर्जिंग इक्विटी, क्योंकि एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है, तो इसमें मिड कैप का भी एक्सपोजर आपको
मैंडेटरीली 35% का मिलता है, प्लस जैसे फंड मैनेजर को अच्छा लगे। तो ये एक न्यू इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, जो ये लेके अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 4 फंड्स आप नोट कर लीजिए। टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड, आदित्य बिरला का निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मुसाती कैनरा रोबो का इमर्जिंग इक्विटी। ये आप इन फंड्स को चुन सकते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से। चलिए, शुक्रिया मिस्टर रुंगटा शो में आने के लिए, अपने सलाह देने के लिए सभी व्यूअर्स उनके पोर्टफोलियो को लेकर। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार। के प्रायोजक हैं रूफ ऑन सीमेंट, हर छत की